इस दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसे वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता है। आज की कहानी में एक लड़की अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब इसका असलियत खास करके उसके घर वालों को जब मालूम चलता है तो उसे सुन करके उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि उनकी बच्ची इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी थी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया भर के टूरिस्टर घूमने के लिए आते हैं। इसीलिए जामा मस्जिद के बगल में कई सारे होटलें बनी हैं। बहुत सारे टूरिस्टर जब घूमने के लिए आते हैं तो उन्हीं होटलों में किराए का कमरा ले लेते हैं और कई दिनों तक वहाँ पे ठहरते भी हैं। इन्हीं सारी होटलों में से एक होटल है जिसका नाम है अल-दानिश। बात कर रहा हूँ मैं 19 नवंबर 2016 की 11 बजे के आसपास। एक लड़का और एक लड़की इसी अल-दानिश होटल में पहुँचते हैं और रिसेप्शन पे होटल मैनेजर सुहेल अहमद से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि दरअसल हमें एक दिन के लिए एक कमरा चाहिए किराए पे। होटल का मैनेजर कहता है कि अगर आपको किराए पे कमरा चाहिए तो बदले में आपको अपनी आईडी प्रूफ देनी होगी। लड़का तुरंत ही अपने जेब से अपनी आधार कार्ड निकाल करके सामने रख लेता है जिस पे उसका नाम आजम लिखा होता है। उसका एड्रेस राजीव बस्ती, सोनीपत, हरियाणा लिखा हुआ था। आजम कहता है कि ये मेरी पत्नी है, हम जामा मस्जिद घूमने के लिए आए हैं, एक दिन के लिए हमें कमरा किराए पे चाहिए। होटल मैनेजर आधार कार्ड लेता है और तुरंत ही उसकी सारी डिटेल्स अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लेता है और साथ ही साथ होटल के सर्विस बॉय को बुलाता है और आजम और उसकी पत्नी को कमरा नंबर 203 में भेज देता है। आजम अपनी पत्नी को लेकर के कमरा नंबर 203 में चला जाता है, लेकिन ठीक 3 घंटे के बाद आजम अपने रूम से बाहर निकलता है और फिर रिसेप्शन पे पहुंचता है और होटल मैनेजर से कहता है कि मेरी आधार कार्ड मुझे दे दो क्योंकि मुझे उसका फ़ोटोकॉपी किसी को भेजना है। होटल मैनेजर भी उसकी आधार कार्ड दे देता है क्योंकि उसका पूरा डिटेल्स अपने रजिस्टर में मेंटेन कर चुका था। आजम तुरंत ही अपनी आधार कार्ड लेता है और होटल से बाहर निकल जाता है। जब 2 घंटा का और वक्त बीतता है, वार्ड बॉय कुछ सर्विस लेने के लिए कमरा नंबर 203 पे जाता है और उसकी पत्नी को आवाज़ देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आती है। सर्विस बॉय काफ़ी देर तक आवाज़ देता है, जब कोई जवाब नहीं मिलती है इसीलिए सर्विस बॉय तुरंत ही रिसेप्शन पे पहुंचता है और होटल के मैनेजर सुहेल से बताता है। सुहेल भी कमरा नंबर 203 पे जाता है और आजम की पत्नी को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। इसीलिए होटल के मैनेजर सुहेल उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोल करके अंदर एंट्री करता है, अंदर का नज़ारा देख करके उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल आजम की पत्नी की मौत हो चुकी थी, उसकी डेड बॉडी बाथरूम में पड़ा हुआ था। जब इस तरह का नज़ारा सुहेल देखता है, तुरंत ही इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर दानिश को देता है। दानिश को जैसी ही सच्चाई मालूम चलता है, भागते दौड़ते अपने होटल में पहुंचता है और तुरंत ही इस बात की जानकारी जामा मस्जिद पुलिस चौकी को दे देता है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस लड़की की डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके गले पे एक निशान दिखाई दे रहा है। देख करके साफ लग रहा था कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई थी। पुलिस जब उस महिला के बारे में होटल मैनेजर से पूछताछ करता है तो होटल मैनेजर कहता है कि साहब इसके पति का नाम आजम है। जब उसने होटल में एंट्री किया था अपना आधार कार्ड दिया था, मैंने उसकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन कर रखा है, लेकिन इसका पति अपना आधार कार्ड लेकर के होटल से बाहर निकला, उसके बाद से कभी वापस ही नहीं आया। मैंने जब उसके नंबर पर फ़ोन किया तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उस महिला के पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। इसीलिए पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर होटल के मैनेजर से उस आधार कार्ड से जो मेंटेन किया गया था एड्रेस, उस एड्रेस को लेती है और फिर आजम के घर पे राजीव बस्ती पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब राजीव बस्ती में पहुंचती है, उस घर पे जब पहुंचती है तो पता चलता है कि आजम उस घर में किराए पे रहता था। उस मकान मालिक से पुलिस जब मुलाकात करती है, आजम के बारे में पूछताछ करती है तो मकान मालिक कहता है कि साहब आजम यहाँ पे किराए पे रहता था। दरअसल आजम के माता पिता राजीव कॉलोनी के हाउस नंबर 1109/10 में रहते हैं। आजम के पिता का नाम मोहम्मद सलीम और मां का नाम समीना है। मकान मालिक तुरंत ही पुलिस वालों को आजम का घर का एड्रेस दे देता है। पुलिस तुरंत ही मकान मालिक के बताए हुए पते पे आजम के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि आजम अपने घर के बेड पे सोया हुआ है। पुलिस जब जा करके उसे जगाती है, आजम जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है,
पुलिस को देख करके आजम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो एकदम से डर जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस भी तुरंत ही आजम को धर दबोच लेती है और तुरंत ही उसे पकड़ करके थाने लेकर पहुंच जाती है और फिर आजम से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो आजम कहता है कि साहब वो मेरी पत्नी नहीं है बल्कि उसका नाम शबनम है। पुलिस जब आजम से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार आजम तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आजम बताता है कि शबनम के पति का नाम अलादिया है, अलादिया जो गाजियाबाद का रहने वाला है। आजम से ही पुलिस अलादिया का फ़ोन नंबर लेती है और शबनम के बारे में पूरी सच्चाई उसके पति अलादिया को बताती है। अलादिया को जैसे ही सारी सच्चाई मालूम चलता है, तुरंत ही पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस तुरंत ही अलादिया को लेकर के पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है। अलादिया जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है, शबनम की जब डेड बॉडी को देखता है, देख करके तुरंत ही शिनाख्त कर लेता है और कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी शबनम है। पुलिस जब आजम से शबनम के हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो आजम कहता है कि साहब शबनम मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू लड़की है। शबनम का असली नाम सोनिया है। सोनिया जो कि शामली जिला के कुड़ाना गांव की रहने वाली है। सोनिया के पिता का नाम राम नरेश के 2 बेटे और इकलौती बेटी सोनिया। सोनिया कुड़ाना में ही रह करके पढ़ाई करती है, लेकिन जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, सोनिया का पैर बहकने लगता है। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों से शिकायत मिलती है, राम नरेश तुरंत ही सोनिया की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही राम नरेश की ये तलाशी भी पूरी हो जाती है और गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला करण मिल जाता है और साल 2009 में सोनिया की शादी करण से कर देता है। सोनिया शादी कर करण के साथ अपने ससुराल चली जाती है और फिर अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से समय व्यतीत करना शुरू करती है। लगभग 1 साल का समय गुजरता है। करण जो कि मजदूरी का काम करता है, कुछ खास पैसे नहीं कमाता है, लेकिन सोनिया जब अपने ससुराल जाती है, अपने साथ में ढेरों सारे सपने लेकर जाती है। 1 साल का जब समय बीत जाता है, सोनिया अपने पति से कई सारे डिमांड करती है, लेकिन करण उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। इसी बात से लेकर के अक्सर सोनिया और उसके पति करण के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। सोनिया जब भी अपने पति से झगड़े तकरार करती है, गुस्से में आकर के अपने पति को वहाँ पे छोड़ करके और कुड़ाना अपने गांव चली आती है। अक्सर जब झगड़े तकरार करके कुड़ाना अपने गांव आती है, बस से जब सफ़र करती है, इसी बस में सोनिया की मुलाकात अलादिया से होती है। अलादिया बस कंडक्टरी का काम करता है। अलादिया से जब मुलाकात होती है, अब सोनिया अलादिया के बीच में बातचीत होना शुरू होता है। जब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होता है, आखिरकार दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही सोनिया और अलादिया के बीच में दोस्ती होती है, सोनिया अपने पति के बारे में सब कुछ अलादिया से बताती है। कहती है कि मेरा पति एक भी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करता है। अलादिया भी जब सोनिया की खूबसूरती को देखता है, उसकी खूबसूरती देख करके उस पर फिदा हो जाता है और आखिरकार बातचीत करते करते सोनिया और अलादिया के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। सोनिया जिस दिन अपनी पूरी माली हालत के बारे में अलादिया से बताती है, इस पे अलादिया कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी तमाम ख्वाहिशों को भी पूरी करूँगा। जैसे ही शादी का प्रपोजल सोनिया के सामने रखता है, सोनिया भी अलादिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर एक दिन अपने पति को बिना बताए ही अपने ससुराल को छोड़ करके अलादिया के साथ में फरार हो जाती है। अलादिया सोनिया को लेकर के इसी राजीव बस्ती में जाता है और वहाँ पे एक किराए का कमरा लेकर के रहने लगता है और फिर सोनिया से निकाह कर लेता है और निकाह करने के बाद सोनिया का नाम बदल करके शबनम रख देता है। शबनम अपने पति अलादिया के साथ में रहना शुरू करती है। अलादिया जो कि बस कंडक्टरी का काम करता है, दिन भर अपने ड्यूटी पर होता है। जहाँ पे अलादिया अपनी पत्नी शबनम के साथ रहता है, वहीं के बगल वाले कमरे में आजम भी रहता है। आजम भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, 9,000 की तनख्वाह पाता है। आजम जो कि अपने माता पिता के इकलौता संतान है, जितने भी पैसे कमाता है अपने ऊपर ही खर्च करता है। लेकिन अलादिया जब अपनी ड्यूटी चला जाता है, शबनम अकेले घर पे होती है, इसीलिए आजम शबनम के पास जाता है और शबनम से बातचीत करता है। बातचीत करते करते आखिरकार शबनम का आजम से दोस्ती हो जाती है। आजम जिसकी उम्र अभी मात्र 24 साल के आसपास है, शबनम जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है। दोनों के बीच में इस कदर से दोस्ती हो जाती है कि उसके बाद से आजम जब भी सोनिया से मुलाकात करने के लिए जाता है, ढेरों सारे गिफ्ट लेकर के जाता है। शबनम भी जब गिफ्ट देखती है, देख करके काफ़ी खुश होती है और आखिरकार देखते देखते आजम और शबनम के बीच में शबनम के ही घर में संबंध बनना शुरू हो जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी शबनम के पति अलादिया को नहीं मालूम चलता है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है। एक दिन अलादिया जब ड्यूटी से अपने घर आता है, आस पड़ोस के लोग
अलादिया से उसकी पत्नी के बारे में शिकायत करते हैं। कहते हैं कि जब तुम ड्यूटी चले जाते हो, तुम्हारा पड़ोसी आजम तुम्हारे घर पे तुम्हारी पत्नी से मुलाकात करने के लिए जाता है। इस पे अलादिया अपनी पत्नी शबनम से जब पूछताछ करता है तो शबनम कहती है कि पड़ोस वाले सब झूठ बोल रहे हैं, तुम बेवजह मेरे पे शक कर रहे हो। लेकिन अलादिया को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। अलादिया को भी मालूम होता है कि उसकी पत्नी अपनी सच्चाई कबूल नहीं करेगी, इसलिए उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। अलादिया जब एक दिन ड्यूटी के लिए जाता है, 3-4 घंटे का वक्त इधर उधर बिताता है और दोपहर के वक्त अचानक घर पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचता है, सोनिया और आजम को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद से आजम को खरी खोटी सुनाता है। आजम तुरंत ही उसके घर के कमरे से बाहर निकलता है और अपने रूम पे चला जाता है। लेकिन अलादिया अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी मार पिटाई करता है। इस पे शबनम कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, आइंदा से मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगी। आखिरकार अलादिया भी शबनम को माफ़ कर देता है और उसके बाद से शबनम और आजम की मुलाकात होना बंद हो जाता है। लगभग 1 महीने का समय जब गुजर जाता है, शबनम को जब लगता है कि उसका पति अब उस पर बिल्कुल बेहतर तरीके से भरोसा कर चुका है, अब शबनम फिर से आजम से बात करती है और फिर से मुलाकात करती है। लेकिन जब आजम से मुलाकात करती है तो अब अपने घर पे नहीं मुलाकात करती है, बल्कि अलादिया जब ड्यूटी चला जाता है तो अपने आशिक आजम से मुलाकात करने के लिए घर से बाहर जाती है, होटलों में मुलाकात करती है। जिस होटल में मुलाकात करती है वहीं पे आजम और शबनम के बीच में संबंध बनता है। लेकिन ये बातें भी ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन फिर से अलादिया को मालूम चल जाता है। इसीलिए अलादिया तुरंत ही वहाँ से अपना कमरा खाली कर देता है और दिल्ली पहुँच जाता है और दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक किराए का कमरा लेकर के अपनी पत्नी के साथ में रहना शुरू कर देता है। अलादिया को लगता है कि शायद अब आजम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी शबनम आजम से बात करती है और अक्सर उसे बाहर मुलाकात करती है। 19 नवंबर 2016 को शबनम आजम के नंबर पर फ़ोन करती है और आजम को प्रतापगढ़ बस अड्डे पे मिलने के लिए सुबह के 10 बजे के आसपास बुलाती है। आजम भी मिलने के लिए बस अड्डे पे पहुंच जाता है, जहां पे पहले से शबनम मौजूद थी। उसके बाद से शबनम और आजम जामा मस्जिद जाते हैं और जामा मस्जिद में जा कर के इसी अलदानिश होटल में एक कमरा बुक करते हैं और उसी कमरा में आजम और शबनम के बीच में संबंध बनता है। लेकिन जैसे ही संबंध से फ्री होते हैं, शबनम आजम से कहती है कि मुझे 10,000 रुपयों की ज़रूरत है। इस पे आजम कहता है कि फ़िलहाल मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। इस पे शबनम एकदम से भड़क जाती है और आजम को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। कहती है कि तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। आखिरकार दोनों के बीच में इस कदर से बहस होती है कि शबनम गुस्से में आकर के आजम को एक थप्पड़ लगा देती है। लेकिन जैसे ही थप्पड़ लगाती है, आजम का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। गुस्से में इस कदर से तिलमिला जाता है कि तुरंत ही गुस्से में आकर के शबनम की गला दबा करके हत्या कर देता है। लेकिन जैसे ही आजम होश में आता है, जब देखता है कि शबनम इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, आजम को भी अब कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए आजम अपने आप को बचाने के लिए शबनम की डेड बॉडी को बाथरूम में ले जा करके डाल देता है, उसका मोबाइल और पर्स ले लेता है, होटल के रिसेप्शन पे पहुंचता है और मैनेजर से अपना आधार कार्ड मांगता है और वहां से फरार हो जाता है और सीधे अपने घर पे चला जाता है और रास्ते में ही शबनम का मोबाइल और पर्स फेंक देता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी आजम पुलिस वालों को बताता है, पुलिस तुरंत ही आजम को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।